हेलो एवरीवन, ये आपकी स्टील स्ट्रक्चर की क्लास है और इस क्लास में आज हम लोग टेंशन मेंबर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका होगा डिज़ाइन स्टेप देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिज़ाइन स्टेप क्या होता है। तो मतलब कैसे आप लोग जो टेंशन मेंबर की जो डिज़ाइनिंग होगी, डिज़ाइनिंग इन द सेंस कितना लेंथ रखोगे, क्या एरिया रखोगे, कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स रखोगे, क्या होल्ड, क्या साइज रखोगे, वो सब निकालना यहाँ पर देखेंगे। तो स्टेप टू डिज़ाइन ऑफ एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर। ठीक है, उसमें पहला होगा आपका कैलकुलेट नेट एरिया रिक्वायर्ड। आपको नेट एरिया रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए नेट रिक्वायर्ड उसके लिए क्या हो जाएगा, लोड और एक्सियल पुल अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। जो भी आपका लोड आएगा वो अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस जो परमिट किए होंगे इन टेंशन, वहाँ से आपका ए नेट निकल जाएगा। ठीक, फिर ए नेट के बाद आप क्या करोगे, सेलेक्ट सुटेबल सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल। आपका बताया था जैसे आई कोड एक होता है और एक IS हैंडबुक होता है जिसे हम स्टील टेबल भी कहते हैं। तो वहाँ से हम लोग इस जो नेट एरिया है, जैसे मान लो कुछ एंगल सेक्शन लेना है तो हम लोग एंगल सेक्शन निकालेंगे और ए नेट के आसपास मतलब जो भी लोगे वो 20 या 40% मोर लोगे रिक्वायर्ड एरिया। सपोज कर लो आपका ए नेट आया 40 mm, तो आप उसे 44 या 45 mm ले लेना, 45 mm स्क्वायर। तो जब भी आप करोगे तो सेलेक्ट सुटेबल सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल हैविंग नेट एरिया 20 to 40% मोर देन रिक्वायर्ड एरिया रेविट के लिए, और अगर वेल्ड कनेक्शन हुआ तो 10% लेंगे, 10% ज़्यादा लेंगे। मतलब ए नेट जो है 20% to 40% मोर लोगे रेविट के लिए, और अगर वेल्ड हुआ तो 10% ज़्यादा लोगे। ठीक है, देन कैलकुलेट इफेक्टिव एरिया। तब हम उसके ये करने के बाद फिर हम लोग जो सेक्शन बनेगा उससे हम लोग इफेक्टिव एरिया निकालेंगे। किस तरह, बाय डिड्यूसिंग रेविट। अगर इफेक्टिव एरिया ए नेट से मान लो इफेक्टिव एरिया अगर तुम जो कैलकुलेट करोगे वो ए नेट से ज़्यादा हुआ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर कम हुआ तो दूसरा सेक्शन लेंगे। ठीक, फिर फाइंड लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर उसके बाद जो टेबल में ही आपका रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा होगा उसको ले लेंगे। ठीक, रेडियस ऑफ गायरेशन यानी आर। फिर वहाँ से सिलेंडरनेस रेशियो निकालेंगे। सो सिलेंडरनेस रेशियो होगा एल इफेक्टिव अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर आपका सिलेंडरनेस रेशियो 350 से कम है तब तो ठीक है, और अगर ज़्यादा है तो हम लोग दूसरा सेक्शन ले लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग जब ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग ऑफ एंड कनेक्शन, अगर रेविट का केस ले रहे हैं तो वही आप PS, PB, PT ये तीनों पहले निकाल लेना। सिंगल रेविट के लिए याद रखना, एक रेविट के लिए निकालेंगे, और फिर उसके नंबर ऑफ रेविट निकाल लेंगे। वो कैसे आएगा, आपका लोड दिया ही हुआ है यहाँ पर, और अपॉन मिनिमम इनको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रेविट आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ रेविट आने के बाद उसका कोई ना कोई एक अरेंजमेंट लेंगे, जैसे या तो चेन पैटर्न लोगे या जिगजैग पैटर्न लोगे, डायमंड कोई भी एक पैटर्न लेके उसकी अरेंजमेंट कर देंगे। फिर उसका हम लोग जो पिच कंडीशन है उसके हिसाब से पिच ले लेंगे, और फिर एज और एंड डिस्टेंस निकाल लेंगे जैसा हम लोग IS कोड में बताया हुआ था। जो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि पिच कितना लेना है, एंड मिनिमम कितना लेना है, मैक्सिमम कितना है। फिर उसके बाद वेल्डेड सेक्शन हुआ। अगर मान लो हमको रेविट से नहीं वेल्डेड से करना है तो कोई एक एज्यूम साइज ऑफ वेल्ड S की वैल्यू कोई एक एज्यूम कर लेना, उसके बेस पे आप स्ट्रेंथ निकाल लेना। फिर उसके बाद LW यानी लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना। वो कैसे निकलेगा, लोड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, इसको यहाँ रखें। फिर उसके बाद जब LW निकल जाएगा तो फिर हम लोग उसको प्रोवाइड लेंथ विथ नो इसेंट्रिसिटी, कोशिश करेंगे लेंथ ऐसे प्रोवाइड करें कि इसेंट्रिसिटी ना आए। तो ये हो गया हम लोग का डिजाइनिंग पार्ट। इस तरह से ये स्टेप याद रखना, ये स्टेप याद रखोगे तो कोई भी आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, नेट एरिया निकालोगे, उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद इफेक्टिव एरिया निकालोगे, फिर चेक करोगे कि इफेक्टिव एरिया ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन निकालोगे, सिलेंडरनेस निकालोगे, फिर ये चेक करोगे कि सिलेंडर रेशियो 350 से कम है या ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप डिज़ाइन करोगे। तो अगर रेविट हुआ तो पहले PS, PB, PT निकाल लिए, यहाँ से नंबर ऑफ रेविट निकाल लिए, उसका पिच निकाल लिए, और उसका एज और एंड डिस्टेंस निकाल लिए। अगर वेल्डेड है तो तुम साइज एज्यूम कर लोगे, उसका स्ट्रेंथ निकाल लोगे, लेंथ ऑफ वेल्ड निकाल लोगे, लोड अपॉन स्ट्रेंथ, और फिर उसका जो भी लेंथ है उसे प्रोवाइड करोगे अलग अलग तरह से। या तो सीधे मतलब ये, या तो साइड वाला वेल्ड दे देना अगर कम लेंथ रहा,
अगर या फिर इससे भी कम रहा तो ये फिर एंड वाला दे देना, और नहीं तो कंबाइन दे देना। अगर इन सबसे भी नहीं हुआ तो स्लॉट वेल्ड दोगे। तो कोई आप एक फॉलो करोगे, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में। अब न्यूमेरिकल पोर्शन में आते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट एरिया ऑफ टेंशन मेंबर एज शोन इस फिगर। तो इस फिगर में आपका नेट एरिया पूछा है टेंशन मेंबर का क्या होगा, ठीक। इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका, डी दिया है, डाया ऑफ होल दिया है, फिर डाया ऑफ रिविट दिया हुआ है, और फिर आपको डाया ऑफ होल निकालना है। डाया ऑफ होल आपको बताया था कि अगर 25 से कम है तो 1.5, 25 से ज़्यादा है तो 2 ऐड कर देंगे, तो 25 से कम है ये। फिर आपका विड्थ ऑफ प्लेट दे रखा है, ये आपका 100 इंटू 10, तो विड्थ ऑफ प्लेट 100 है, थिकनेस 10 है। तो एरिया ऑफ रेविट होल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेविट होल हो जाएगा DH इंटू 2। यहाँ पाई वाला टर्म नेग्लेक्ट कर दिया है, इसको सिंपल रेक्टेंगुलर मान के सॉल्व कर दिया है। फिर ग्रॉस एरिया ऑफ प्लेट, तो ग्रॉस एरिया टोटल एरिया ऑफ प्लेट होगा, ना कि डिडक्शन के बाद, ठीक है। तो ग्रॉस एरिया मतलब कुल एरिया, तो B इंटू टी। तो नेट एरिया कितना होगा, ग्रॉस एरिया में से ये घटा दोगे तो वही तुम्हारा नेट एरिया हो जाएगा, ठीक। इस तरह निकालते हैं नेट एरिया। फिर नेक्स्ट है नेट एरिया ऑफ डिटरमाइनिंग, नेट एरिया निकालना है शोन इन फिगर, डिटरमाइन द नेट एरिया ऑफ द मेंबर शोन इन फिगर नंबर 7, यानी इन सब का, इसका और इसका। तो ये दो अलग अलग फिगर है, तो इसका निकालते हैं। इसका आपका ये है 16 mm थिक है, और इस 6 बोल्ट है 20 mm डाया का 200 mm, ठीक है। और ये है इसमें 2 बोल्ट है 24 mm डाया का, और इसमें इसकी थिकनेस दे रखी है, ये आपका एज डिस्टेंस, ये आपके पिच, ये आपका एंड डिस्टेंस, ठीक है। और इसमें ये देखा है, तो तीनों का अलग अलग करके निकालना है। तो पहला वाला हम ले रहे हैं, अगर चेन रिविटिंग हुआ तो क्रिटिकल सेक्शन विल बी 1 2, मतलब सबसे पहले टूटेगा तो यही टूटेगा, ठीक। क्योंकि ये कॉर्नर पे मतलब जो वेल्ड की हो गए ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पर जॉइंट्स होगा, तो सबसे पहले यही टूटने के चांस होते हैं। तो इस सेक्शन में ये वाला सेक्शन देखोगे, इसमें कितने, फिर रेविट जो है आपके 2 हैं, डाया ऑफ रेविट है, डाया ऑफ होल है, विड्थ ऑफ मेंबर, थिकनेस ऑफ। तो नेट एरिया क्या होगा, कुल एरिया मतलब ग्रॉस एरिया माइनस, जैसे इसमें देखो नेट एरिया निकाला है ना, पहले एरिया ऑफ रेविट होल निकाल लिया, अब ग्रॉस एरिया निकाल लिया, तो नेट एरिया ग्रॉस माइनस एरिया ऑफ होल। तो इसमें भी यही किया है, कुल एरिया B इंटू टी माइनस एन टाइम ऑफ DH इंटू टी, ठीक है। तो वही किया है, B इंटू टी माइनस इन दोनों को किया, फिर ये आ गया पहले वाले के लिए। अब दूसरा वाला सेक्शन देख लो, तो दूसरा वाला जो सेक्शन फेल होगा, इसमें कोई बोल्ट नहीं है, ये बोल्ट है, तो दूसरा वाला सेक्शन कुछ इस तरीके से फेल होगा, ठीक। तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला भी आपको बता रखा था, अगर पिच और गॉज डिस्टेंस आ जाए तो इस तरह लगाते हैं। तो इसमें n की वैल्यू 2 है, n डैश, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इंक्लाइन लाइन होता है, तो इसमें इंक्लाइन लाइन कितना है, 1 है, P पिच है, G गॉज है, और B आपका ये है, और D कितना है 24 mm, तो डाया होल कितना हो जाएगा, इतना थिकनेस दे रखा है। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उससे आपका नेट एरिया आ गया इतना। और अगर ये पैटर्न है तो इसमें देखोगे, इसमें कितने तरीके से फेल हो सकता है, एक तो ये फेल होगा, एक या तो ये फेल होगा, और या तो ये फेल होगा। तो सबसे हम लोग यही मानते हैं कि इसी के अलॉन्ग फेल होगा। मतलब अभी जब कंबाइन वाला देखोगे फिगर तब आपको समझ में आएगा कि कैसे पता चलता है कि कौन सा पहले फेल करेगा, ठीक। तो स्टैगर पैटर्न में इसमें नंबर ऑफ इंक्लाइन लाइन 2 है, नंबर ऑफ रेविट 3 है, और पिच इसका 50 mm है, और इसका गॉज जो है 75 है, ठीक है। थिकनेस आपकी 12 mm है, डाया ऑफ होल इतना है, B इतना है, तो नेट एरिया जो निकालोगे वो इस तरह निकलेगा, ठीक। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्लियर पता चलेगा कि कैसे निकालते हैं। A mild steel flat size of 160 mm क्रॉस 12 mm used as a टेंशन मेंबर, ठीक है। 160 बाई 12 mm की प्लेट है जिसको हम लोग टेंशन मेंबर की तरह यूज़ किए हैं इन अ रूफ ट्रेस,
इट इज़ कनेक्टेड एट इट्स एंड टू अ गसेट प्लेट, इसके एंड में ये गसेट प्लेट से कनेक्टेड है यूजिंग 20 mm डायामीटर रेविट। पहले में आपका चेन रेविटिंग किया गया है, दूसरे में जिगजैग रेविटिंग किया है। शोन इन द फिगर, फाइंड द नेट एरिया, नेट एरिया निकालना है। तो डायाफ होल दिया है, सॉरी डायाफ रेविट दिया है, तो डायाफ होल निकाल लेंगे। तो मिनिमम नेट इफेक्टिव एरिया चेन रेविटिंग है, तो हमको पहले से ही पता है कि चेन रेविटिंग जब भी होगी तो फेल सबसे पहले ये वाला करेगा, तो ये तो सिंपल निकाल लिया है। अब दूसरा है आपका स्टैगर्ड पैटर्न में, यानी जिगजैग पैटर्न में कुछ इस तरह से ये सेट किया हुआ है। तब अब इसमें देखो कितने कितने, जब तो जब कभी भी जब फेल होगा, जैसे अब इधर लोड लगाया ये पूरा इसके ऊपर चिपका हुआ है, मतलब ऐसे आपकी प्लेट है, ये आपकी प्लेट है और यहाँ पर ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है। तो जब लोड लगाओगे तो फेल यही करेगा। तब इसमें देखो, अब इसमें जो है इसने क्या किया है, कौन कौन सा फेल कर सकता है। तो पहला आपका ये फेल कर सकता है, दूसरा आपका ये फेल कर सकता है, तीसरा आपका ये फेल कर सकता है, चौथा आपका ये और ये ऐसे फेल कर सकता है। तो देखो पहला सेक्शन मतलब जो फेल करेगा वो इस तरह करेगा, ये ऐसे फेल करेगा, पर तीनों चेक करना रहता है, ठीक है, तीनों चेक करना रहता है। तो हम क्या किए, पहले वाला सेक्शन लिए, यानी सेक्शन EFG, यानी ये वाला सीधे सीधे ये वाला बस सेक्शन लिए। तो इसमें जब ए नेट निकालोगे तो B माइनस एन डी एच इंटू टी, बी की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ रेविट कितना है, 1 है, DH आपको पता ही है, और T ये निकाल लिए पहले ले। दूसरा है आपका EFJK, यानी EFJK ये वाला सेक्शन लिया है, ये ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ इंक्लाइन लाइन 1 है, पिच आपका 50 mm, गॉज जितना ये निकालोगे तो ये आया। फिर है नेक्स्ट है आपका ये लिया है, ये और ये, ठीक। तो इसमें जो नंबर ऑफ इंक्लाइन लाइन 2 है, एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ रेविट 3 है, पिच ये है, गॉज डिस्टेंस निकालोगे तो ये है। तो इन सब में देखोगे सबसे मिनिमम आपका कौन सा है, यही वाला है, तीसरा वाला। तो जो फेल होगा वो इसी के अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो ए नेट आपका यही होगा। इसी तरह जो भी आप निकालोगे, मान लो और भी आपको कॉम्बिनेशन लगाना है तो आप लगा सकते हो, जैसे कि ये आपका लगाया था इस वाला, ये आप चाहो तो ऐसे वाला भी लगा सकते हो, यानी HIFG आप ये भी लगा सकते हो, पर देखोगे कि यही वाला सेक्शन आपका मिनिमम है अगर ये वाला लेते हो। तो इसी तरह ए नेट निकालते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं डिजाइनिंग वाले में। ये सब देखो अलग अलग पाथ लगा के चेक किया हुआ है। जैसे आप इसके भी क्वेश्चन देख लो, कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना ऑफ अ टेंशन मेंबर। यहाँ ISA आपको बताया था इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, ठीक है। तो इसका एक ये जो ये तीनों अलग अलग है, मतलब ये अनइक्वल लेग दिया हुआ है, ठीक है, विच इज कनेक्टेड बाय इट्स, एक बार लॉन्गर लेग कनेक्ट किया, एक बार शॉर्टर लेग कनेक्ट किया है गसेट प्लेट से यूजिंग इतना mm, ठीक है। एक बार लॉन्गर लेग कनेक्ट किया, एक बार शॉर्टर कनेक्ट किया, और आपको स्ट्रेंथ निकालनी है। तो एंगल सेक्शन आपको दे रखा है, डायाफ होल दे दिया, डायाफ रेविट दे दिया, डायाफ होल निकाल लेना। परमिसिबल स्ट्रेस आपको दिया हुआ है, ठीक है। जब लॉन्गर लेग कनेक्टेड है, मतलब ये वाला लेग 125 वाला जब कनेक्टेड है, तब नेट एरिया कैसे निकलेगा, A1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेग, मतलब ये लेग, माइनस हाफ थिकनेस ऑफ लेग, क्योंकि बताया था उस बार भी कि यहाँ पर 2 बार, एक बार इधर से कैलकुलेट करोगे तभी आएगा, एक बार इधर से कैलकुलेट करोगे तो भी आ जाएगा, इसलिए हाफ हाफ लेते हैं। हाफ थिकनेस ऑफ लेग माइनस ग्रॉस डाया ऑफ रेविट इसका, और इनटू थिकनेस ऑफ लेग, मतलब ये टोटल लेंथ लिया है, ये लेंथ है इनटू थिकनेस, ठीक है। तो टोटल लेंथ में क्या किया है, टोटल लेंथ में ये माइनस किया है और ये आधा पोर्शन माइनस कर दिया है, ये आधा पोर्शन माइनस किया, क्योंकि ये 2 बार आ जाता है। जब A1 ये वाला लेंथ A1 ऐसे आता है, A2 ऐसे आता है, ठीक है। तो ये 2 बार आ जाएगा, इसीलिए हाफ हाफ ले लिया है, हाफ इसमें ले लेगा, हाफ इसमें ले लेगा। तो यहाँ से A1 निकल गया। जब A2 निकालोगे मतलब इस साइड का, तो ये क्या होगा, टोटल लेंथ और माइनस हाफ, जो हाफ लेंथ ऑफ लेग है वो, इनटू थिकनेस। तो यहाँ से A2 आएगा। तो K की वैल्यू क्या होगी, 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी, और A नेट क्या होगा, A1 प्लस 2 टाइम ऑफ
A1 प्लस के टाइम ऑफ A2, यहाँ से A नेट निकल आएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी स्ट्रेस इनटू एरिया, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया, ये निकल गया। जब शॉर्टर लेग कनेक्ट होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं चेंज होगा, सब फॉर्मूला वही रहेगा, बस A1 और A2 चेंज, मतलब A1 अब ये निकलेगा, A2 ये निकलेगा। A1 जो है आपका शॉर्टर निकलेगा, A2 जो है आपका लॉन्गर निकलेगा। तो वही करके निकाला है, और सब कुछ करने के बाद फिर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना आ गया। तो दोनों केस में पूछा था ये, तो ऐसे ही दोनों केस में निकालते हैं अलग अलग। तो ये सब अभी आपका न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब हम इसके डिज़ाइन पे आते हैं। देखो, जो अभी को आपको बताए थे प्रोसीजर, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे न्यूमेरिकल हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, वहाँ से आप देख लेना, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। अब हम डिज़ाइनिंग पे आते हैं। तो डिज़ाइनिंग में देखो, अ टाई मेंबर इन अ रूफ ट्रस, मतलब एक टाई मेंबर है रूफ ट्रस में, इतना मीटर लॉन्ग है, कैरिंग एक्सियल लोड इतना है, ठीक है। टेक अ सुटेबल, यहाँ याद रखना अनइक्वल एंगल सेक्शन लेना है, इक्वल नहीं। इफ पावर ड्रिवन रिवेट दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर ये या तो ये देगा या तो ये देगा, दोनों में से कोई एक दे देगा। अब यहाँ दोनों दे दिया तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। इफ पावर ड्रिवन रिवेट आर यूज एट इट जॉइंट टेक सिग्मा 80 150। तो लेंथ ऑफ मेंबर कितना है, इतना मीटर दे रखा है, एक्सियल लोड की वैल्यू दे रखी है, परमिसिबल स्ट्रेस दे रखा है। तो सबसे पहले ए नेट निकालते हैं। तो ए नेट कैसे निकालते हैं, आपको बताया था, ए नेट इज इक्वल टू पी अपॉन सिग्मा 80, ये हुआ। फिर ये आया, अब इससे हम लोग 20 या 40% बढ़ा देंगे और स्टील टेबल से लेंगे। तो इसने क्या किया है, स्टील से टेबल से ये वाला सेक्शन सेलेक्ट किया है, ये वाला, ठीक है। ये आपका एक लेग है, ये दूसरा लेग है, ये थिकनेस है, और ये पर यूनिट वेट है, मतलब अगर 1 मीटर का रहा तो उसकी जो वेट होगी 107.8 न्यूटन होगी, ठीक। और स्टील टेबल में आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब उसका ग्रॉस एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है, सब कुछ मिलेगा। तो उसका ग्रॉस एरिया कितना है, इतना। दिस इज कनेक्टेड बाय लॉन्गर लेग, हम उसका लॉन्गर लेग कनेक्ट कर रहे हैं 12 mm रेविट से। तो ग्रॉस डाया ऑफ रेविट कितना हो जाएगा, इतना। तो वहाँ से ए नेट अभी आपको पीछे बताया कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 इंटू के। तो A1 क्या हो जाएगा, लॉन्गर लेग माइनस हाफ जो थिकनेस होगी इसका हाफ, माइनस डाया ऑफ रेविट, इन सबको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A1 आ जाएगा। A2 के लिए शॉर्टर लेग माइनस हाफ टाइम ऑफ थिकनेस और इंटू थिकनेस, फिर ये होगा। फिर यहाँ से क्या निकालेंगे, ए नेट निकालेंगे। तो जो ए नेट आप निकाले हो, या ए नेट ए इफेक्टिव जो आप निकाले हो, ए इफेक्टिव, ये जो है आपका ज़्यादा होना चाहिए, ये आपका ज़्यादा होना चाहिए ए नेट से। तो ए नेट आपका इतना है, ए इफेक्टिव इतना है, ज़्यादा है तो मतलब ठीक है। उसके बाद लोड कैपेसिटी ऑफ मेंबर निकाल लिए। तो लोड कैपेसिटी सिग्मा, मतलब स्ट्रेस इंटू एरिया, यहाँ से लोड कैपेसिटी आ गया, ठीक है। और लोड कैपेसिटी इतना आया, और इस पर लोड कितना आ रहा है, 150 किलो न्यूटन, मतलब इस पे जो है 150 किलो न्यूटन का आ रहा है, और इसको सहने की क्षमता जो है 160 अप्रॉक्स 160 किलो न्यूटन है, मतलब आपका सेफ है। फिर आपका स्टील टेबल में ही रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल देख लेना, दिया होगा स्टील टेबल में। वहाँ से आप क्या निकालोगे, सिलेंडर रेशियो निकालोगे, और ये 350 से कम है, मतलब ठीक है। उसके बाद हम लोग उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको पहले इसका डाया एज्यूम कर ही लियो कि रेविट का डाया कितना लेंगे। तो इसका PS, PB और PT निकाला है, सॉरी PT नहीं निकाला, PS, PBT और PT आप तीनों निकालोगे। तो आई होप आपको याद ही होगा PS कैसे निकालते हैं। तो ये PS, PB निकाल लिया। फिर इन दोनों में से जो भी कम होगा वही रेविट वैल्यू हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रेविट कितना होगा, एक का, ये जो हम PS, PB, PT निकालेंगे ये एक रेविट के लिए निकालेंगे। तो ये एक का लिया हुआ है। तो लोड अपॉन रेविट वैल्यू यहाँ से कितना है ये, तो इसको अप्रॉक्स हम लोग कर लेंगे 6, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं जैसे जो रेविट होगा वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे दोगे। ये 5.17 नंबर तो कुछ होता नहीं है, तो 6 नंबर दिए हैं। तो हेंस प्रोवाइड 6 रेविट। और पिच कितना दिया है, मिनिमम आपको बताया था कि 2.5D, और एज और एड डिस्टेंस आपका रैंडमली ले लिया है, पर इसको आप लोग चेक करना है कि कितना लेना है, ठीक। इसी तरह हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें पूरा डिज़ाइनिंग करके आपको दिखाया है, ठीक।
तो आई होप आपको डिज़ाइनिंग पार्ट समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आपका टेंशन मेंबर जो है आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आपका कंप्रेशन मेंबर देखेंगे। ठीक, अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसा आप लोग को बोला गया कि आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इसका भी हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जैसे से ऑब्जेक्टिव कराते रहेंगे इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, और आपको एक लिंक्स भी प्रोवाइड कर देंगे जिस पे आप चाहो तो प्रैक्टिस और कर सकते हो। फिलहाल हम क्लास में कुछ कवर भी करते रहेंगे और आपको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे कि क्या क्या वो चीज़ है। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम को कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, ये आपको जब पहली क्लास स्टार्ट हुई थी तभी बताए थे कि इसको दिखाएंगे ISWB, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम से दिखाएंगे। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है इन डायमंड रेविटिंग, अगर डायमंड रेविटिंग दिए हुए हो और फॉर अ प्लेट ऑफ विड्थ B, जिसकी विड्थ मान लो आपका प्लेट है जिसकी विड्थ है आपकी B और इसमें रेविट का डाया D, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो आप जब एफिशिएंसी निकालोगे तो PS PB PT अपॉन इन तीनों में से मिनिमम अपॉन सॉलिड प्लेट। तो अगर ये टीयरिंग वाला है तो टीयरिंग में दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन यही आपको क्लास में भी बताया था और आपको बोला भी था कि ये कंपटीशन में अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। फिर द स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर, तो अगर हम लोग स्टील जो मेंबर है उसको एज अ स्ट्रक्चर मेंबर यूज कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका इसमें स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो, हाई स्पीड ऑफ इरेक्शन, स्पीड ऑफ डिसमेंटलिंग या स्क्रैप वैल्यू। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है कि मतलब जो वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो है, मतलब वेट अपॉन स्ट्रेंथ रेशियो है वो स्टील की कम है, मतलब कम वेट में आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर देखो द डायमीटर ऑफ रेविट होल इन टेंशन मेंबर यूजिंग डाया इतना, अगर आपका डाया मोर देन 24 mm विल बी, अगर आपका 24 mm या 24 mm से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रेविट तो डाया ऑफ होल कितना होना चाहिए। तो आपको बताया था कि अगर 25 या 25 से ज़्यादा है, 25 या 25 से कम है तो 1.5 ऐड करेंगे और 25 से ज़्यादा होगा तो 2 यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा, क्योंकि ये बोला है कि 24 से ज़्यादा। ठीक है, ना कि 24 बोला है, 24 से ज़्यादा यानी 25 ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है इफ़ द पिच इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स रेविट वैल्यू इज 4, पिच आपका 6 दे रखा है, रेविट वैल्यू 4 दे रखा है, 4 टन, द नंबर ऑफ रेविट रिक्वायर्ड फॉर अ रेविट कनेक्शन कैरिंग है इसेंट्रिक लोड ऑफ इतना फ्रॉम द सेंटर लाइन। तो इसेंट्रिक लोडिंग का आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए हम नहीं करवाए हैं। अगर इसको देखना है तो देख लो, इस तरह सॉल्व करते हैं। इसका पिच की वैल्यू कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, रेविट वैल्यू आपका 4 टन दे रखा है और लोड दे रखा है 15 टन का, इसेंट्रिसिटी 30 है। तो इसका जो मूवमेंट हो जाएगा, मूवमेंट कितना होगा वो P इंटू ई हो जाएगा, मतलब लोड इंटू इसेंट्रिसिटी, और L मतलब शेयरिंग प्लेन की वैल्यू इतना है। तो जो रेविट की संख्या होगी वो अंडर रूट ऑफ 6m अपॉन L P इंटू RV इतनी होती है। ये आपका फॉर्मूला है निकालने का। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 8। तो आप देखना है तो देख सकते हो, मतलब 6 टाइम ऑफ मूवमेंट अपॉन शेयरिंग प्लेन इंटू लोड इंटू रेविट वैल्यू। सॉरी, 6 टाइम ऑफ मूवमेंट, 6 टाइम ऑफ मूवमेंट अपॉन शेयरिंग प्लेन इंटू पिच इंटू रेविट वैल्यू, अंडर रूट में यही आपका देगा रेविट संख्या। ठीक है, तो चैनल कंसिस्ट ऑफ, मतलब एक चैनल में शामिल क्या क्या होता है, 2 वेब 2 फ्लेंज, 2 वेब 2 फ्लेंज, 1 वेब 2 फ्लेंज। तो चैनल आपका इस तरह होगा, आपका इसमें 2 फ्लेंज है 1 वेब है, 2 फ्लेंज है 1 वेब है, तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अ चैनल कंसिस्ट ऑफ, सेम क्वेश्चन है, 1 वेब 2 चैनल हो जाएगा, 1 वेब 2 फ्लेंज हो जाएगा।
द परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच इन रिविट जॉइंट इन टेंशन मेंबर। तो अगर टेंशन मेंबर है और पिच रिविट जॉइंट है तो लॉन्गिट्यूडनल पिच के लिए कितना हम लोग देते हैं 16T और 200 mm जो भी कम हो, याद हो तो। और कंप्रेशन हुआ तो 12T और 200 mm। तो इसका वो डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि अगर 16T या 200 mm से ज़्यादा 16T या 200 mm ये लेंगे टेंशन के लिए, 12T और 200 mm ये लेंगे आपका कंप्रेशन के लिए। ठीक है, तो लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट इसेंट्रिक फॉर, किसके लिए हम लोग इसेंट्रिक, लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट इसेंट्रिक फॉर, लोड जो है कनेक्शन में इसेंट्रिक नहीं होगा किसके लिए। तो पहला है आपका लैप जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट या नन ऑफ दिस। तो इस वाले डबल कवर बट जॉइंट के लिए आपका जो लोड है वो इसेंट्रिक नहीं आएगा। बल्ब एंगल आर यूज्ड, ये भी आप में नहीं है, फिर भी जान लो बल्ब एंगल क्या होता है। तो बल्ब एंगल जो यूज़ किया जाता है वो शिप बिल्डिंग में किया जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है बल्ब एंगल। एंगल आपका सीधे ये रहेगा, ठीक है, बल्ब एंगल कुछ इस तरह से होगा, या ये शेप होगा या ये शेप होगा, कोई एक ऐसा शेप आएगा, उसी को बल्ब एंगल बोलेंगे, या तो ये शेप होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ होगा, मतलब बल्ब फॉर्म बना होगा। फिर नेक्स्ट है द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रेविट इज द डायमीटर ऑफ, तो ग्रॉस डायमीटर ऑफ रेविट क्या होगा, डायमीटर ऑफ रेविट होल या रेविट मेजर्ड बिफोर ड्राइविंग, रेविट मेजर्ड आफ्टर ड्राइविंग। तो रेविट मेजर्ड आफ्टर ड्राइविंग वही आपका ग्रॉस डायमीटर होगा। एज पर IS स्पेसिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ स्ट्रक्चर स्टील इज टेकन एज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड। तो IS स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ स्ट्रक्चरल इज टेकन एज इस रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड। तो यूनिट मास ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, ये सभी लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज विथ अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज इट्स। तो जैसे जैसे आप परसेंटेज बढ़ाते जाओगे तो उसकी डक्टिलिटी घटती रहती है, क्योंकि वो हार्ड होता रहेगा। ठीक है, द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगल रेविटेड लैप जॉइंट, जो सिंगल रेविटेड लैप जॉइंट होगी तो उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ होगी ये, अगर डबल रहता तो ये हो जाएगी। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड स्टील टी बार आर डिनोटेड है, जो लॉन्ग लेग्ड टी बार है ये भी आपको क्लास में बता रखा था, तो इसको ISST से दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द पॉइजन रेशियो ऑफ स्ट्रक्चर स्टील इज यूज्ड, जो स्ट्रक्चर स्टील के लिए पॉइजन रेशियो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी ही आपकी सोम की क्लास में, जो सोम की क्लास में बताया गया होगा। ठीक है, तो अगर संरचनात्मक इस्पात है तो इतना लेंगे, अगर कॉर्क है तो 0 होगा, रबड़ है तो 0.5 होगा, अगर प्रत्यक्ष पदार्थ या इलास्टिक मटेरियल है तो इतना होगा, अगर कंक्रीट है तो इतना लेते हैं। ठीक, इन अ स्टील गर्डर ऑफ अ ब्रिज अ डायगोनल कंसिस्ट ऑफ माइल्ड स्टील फ्लैट इतना है एंड कैरीज अ पुल ऑफ इतना, द ग्रॉस डायमीटर इतना, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेविट, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें देखो सॉल्व कर रखा है, डी आपका ये है, और इसमें जो है आपका ये मान लिया कि पावर ड्रिवन फील्ड रेविट कर रहे हैं तो सिग्मा एस मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इन शेयरिंग और बियरिंग आपका ले लिया, फिर उसके हिसाब से आपका स्ट्रेंथ निकाल लिया है। ठीक है, दोनों की, तो यहाँ से आपको क्या रेविट वैल्यू मिल गई है, तो रेविट वैल्यू अपॉन जो इसमें लोड दे रखा है डिवाइड कर दोगे तो वहाँ से नंबर ऑफ रेविट निकल जाएगा। ये आपका सोल्यूशन है। फिर नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ मेंबर इन डबल शेयर, जो डबल शेयर होगा उसके केस में आपका यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंगल शेयर के लिए, डबल शेयर के लिए। अकॉर्डिंग टू अनविन फार्मूला, ये भी आपको बताया था कि अगर अनविन फार्मूला यूज़ करेंगे तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.05 √T, और T यहाँ पर इन mm है। ठीक है, T यहाँ इन mm है, और जो इसका D आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, और जब इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अनविन फार्मूला आपका यही है। तो ये इसमें देख रहे होगे कोई ऑप्शन नहीं मिला है, तो इसमें मतलब हमको जो mm है उसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो रेविट वैल्यू इज इक्वल टू, रेविट वैल्यू क्या होती है, तो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ रेविट इन शेयरिंग, बियरिंग या टेंशन। तो टेंशन तो प्लेट का होगा,
ठीक है, शेयरिंग और बियरिंग में जो भी मिनिमम होगा वही रिवेट वैल्यू कहलाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट हॉट रोल्ड इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन फॉर स्टील ग्रिड, स्टील ग्रिड के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा ISMB होगा। ठीक है, गॉज लेंथ ऑफ स्टील स्पेसिमेन फॉर अ कोडल प्रोविजन, वो हो जाएगा आपका 5.65 अंडर रूट ए जो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन है। ठीक है, ये जब वो आप टेस्ट करते हो माइल्ड स्टील तो वहाँ पर यूज़ होता है, वहाँ से निकला है ये। When two plates are placed end to end and are joined by cover plate, the joint is known as, ठीक है, जब एंड टू एंड जोड़ा गया और कवर प्लेट से जोड़ा गया तो डबल कवर बट जॉइंट हुआ, अगर दोनों तरफ है, अगर सिंगल है तो बट जॉइंट हुआ। तो व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड आर जॉइंट बाय कवर प्लेट, डबल नहीं बोला है, सिंगल बोला है तो इसलिए बट जॉइंट हो गया, अगर डबल बोला होता तो डबल कवर हो जाता। अकॉर्डिंग टू इतना व्हाट इज द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील प्लेट, तो ये भी आपको कोड में दिया हुआ है, ये इसका आंसर है सी। फिर द एफिशिएंसी ऑफ रेविट जॉइंट, तो एफिशिएंसी के लिए क्या होगा, एफिशिएंसी के लिए लेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट अपॉन डाई ऑफ रेविट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ रेविट, स्ट्रेंथ ऑफ रेविटेड जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, यही होता है आपका PS, PB, PT जो भी इनमें मिनिमम होगा वही स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होगा अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है, इंटू 100, यही आपका होगा। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इन सब में से कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला है आपका स्ट्रेस इन प्लेट इज यूनिफॉर्म, रेविट आर एज्यूम टू बी स्ट्रेस इक्वली, बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट एंड रेविट, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज टू बी कंसिडर्ड, तो यही हम लोग नहीं करते हैं, ये आपका एजम्पशन में भी बताया था। ठीक, एज पर IS इतना, व्हाट इज द एक्सियल टेंशन फॉर पावर ड्रिवन रिविट, अब इन सब में से पूछा हुआ है, अगर आपको ये टेबल जो आपको लिखवाया था वो याद होगा तो कर लोगे। ठीक, बता देते हैं फिर से, पावर ड्रिवन अगर शॉप रिवेट है तो एक्सियल के लिए 100 हो जाएगा, शेयर के लिए 100, बियरिंग के लिए 300, हैंड ड्रिवन अगर शॉप है तो ये 80, 250, और अगर हैंड ड्रिवन फील्ड है तो 90, 90, 270 ये वैल्यू होती है। एज पर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर स्टील, यूनिट ऑफ माइल्ड स्टील, तो जो माइल्ड स्टील की यूनिट होगी वो 7850 kg पर मीटर क्यूब होगी, तो उसको ग्राम में चेंज किया है तो इतना आया है। ठीक है, और जो माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टीज़ है वो देख लो, थर्मल कोफिशिएंट यानी अल्फा, उसकी वैल्यू होगी 12 × 10 की पावर -6, और उसका ई की वैल्यू 2 × 10 to the power 5, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जरूरी नहीं है फिर भी देख लो 0.85 × 10 की पावर 5, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन आर मेड, तो कौन कौन से एजम्पशन इसमें लेते हैं, तो रिविट्स आर स्ट्रेस्ड इक्वली लेते हैं, स्ट्रेस इन प्लेट इज मैक्सिमम एट इट्स मिड विथ, स्ट्रेस होल इज कम्प्लीटली फिल्ड बाय रिविट, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड, तो आपका ACD लेंगे, B नहीं होता, क्योंकि जो मानते हैं कि स्ट्रेस जो होगा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और ऊपर से नीचे तक इक्वली ही रहेगा। लक्स एंगल क्या होता है, आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, ठीक है, आर रिड्यूस टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, अनइक्वल लेग, इंक्रीज लेंथ, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो लेक्स एंगल जो होता है एंगल सेक्शन ही रहता है, पर उसका काम क्या होता है, लेंथ को रिड्यूस करना कनेक्शन का। इन कंपोजिशन सिस्टम सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज विथ इट्स एंड कंस्ट्रेंट टू रिमेन टुगेदर, द कंपोनेंट हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल एक्सपीरियंस, अगर कंपोजिट सेक्शन है तो ये सोम का क्वेश्चन है कि विथ, मान लो इस तरह से है, 2 सेक्शन है और लास्ट में आपको मूवमेंट अलाउ नहीं किए कि मूव ना कर पाए, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो जिसका लोअर मान लो इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, अगर अल्फा 2 अल्फा 1 से कम होगा तो दूसरे वाले में क्या होगा, तो ये क्या करेगा, जिसका ज़्यादा होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब ऐसे होता है। जैसे मान लो सोम की क्लास में आपको बताया गया होगा, फिर भी देख लो, मान लो ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है,
अल्फ़ा 1 कॉमा अल्फ़ा 1 इज ग्रेटर देन अल्फ़ा 2। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या करेगा, ये तुम आप रिस्ट्रेन कर रखे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्फ़ा 1 जो है बढ़ेगा, अल्फ़ा 2 भी बढ़ेगा, पर अल्फ़ा 1 ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, पर दोनों आइसोलेटेड बॉडी है, तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन पे एक पास रखने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेगा, अपने आप को कंप्रेस करेगा और ये क्या करेगा, टेंशन फील कराएगा। तो जो जिसका कम है वो क्या करेगा, टेंशन फील कराएगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ही होता है। वर्किंग शियर स्ट्रेस ऑन अ ग्रास एरिया ऑफ रिवेट एज रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड इज, तो जब ग्रॉस एरिया ऑफ रिवेट वर्किंग स्ट्रेस के लिए 1025 लेते हैं। When the load is exerted or transferred from one surface to another in contact, the stress is known as, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जब भी मतलब अगर जैसे ये है तो अगर आप इस पे लोड लगा रहे हो तो इसके लिए ये क्या होगा, कंप्रेशन लोड होगा। पर इस वाले के लिए यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्या करेगा, ये कुल मिला के इस पे भेजेगा लोड। तो जब भी एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा इन कांटेक्ट में तो उसे बियरिंग बोलते हैं। तो ये बियरिंग स्ट्रेस कहलाएगा।